स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे एथलेटिक्स के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। दी गई खेल सामग्रियों का वजन के अनुसार घटता क्रम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें इस तरीके से होगा कि जो गोला या शॉटपुट है इसका वजन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम वजन होता है डिस्कस या चक्का का, और सबसे कम वजन होगा इसमें भाला या जेवलिन का। तो पहले का जो डी ऑप्शन है वो सही है। और भी इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जी हाँ, देखिए, जो डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक प्रतियोगिता के चक्के का वजन जो होता है वो 2 किलोग्राम का होता है। गोला फेंक या शॉटपुट प्रतियोगिता के गोले का जो वजन होता है वो 7.26 किलोग्राम होता है। तथा भाला फेंक प्रतियोगिता के भाले की जो लंबाई होती है 260 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके वज़न की बात करें तो इसकी जो वज़न होती है वो 800 ग्राम की होती है वज़न। और इसमें तीनों खेल सामग्री का जो वज़न है वो पुरुष खिलाड़ियों से संबंधित है। अब जो ये वज़न दिया गया यह पुरुष खिलाड़ियों से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैराथन दौड़ में किसी धावक द्वारा तय की गई मानक दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 42.195 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं कुछ इससे संबंधित विस्तृत जानकारी। जी हाँ, मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर या फिर 26 मील 385 गज होती है। और मैराथन की दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन जो होते हैं प्रत्येक 5 किलोमीटर पर होते हैं। तो देखिए, कई प्रश्न इसमें बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि मैराथन दौड़ की कुल मानक दूरी कितनी होती है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पूछा गया है। तो 42.195 किलोमीटर। तो ये कई बार ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बार बार अभ्यास कर लीजिए ताकि परीक्षा में गलत ना होने पाए। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पर भी वही उत्तर होगा 42.195 किलोमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी हाँ, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है, तो 42.195 इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन वही है, बार बार जो है अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास कर लीजिए ताकि गलती ना हो परीक्षा में। मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है, अब इसके ऑप्शंस के हिसाब से आपको चलना है 42.195 किलोमीटर। और फिर क्वेश्चन देखिए क्या है, मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा 26 मील 385 गज। और वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, देख लीजिए, एक बार अभ्यास कर लीजिए। मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं कितने किलोमीटर पर, तो प्रत्येक 5 किलोमीटर पर होते हैं। आप भी लगातार गैस करते रहिए और क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना होने पाए। निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए, भारोत्तोलन, जूडो, कुश्ती, मुक्केबाजी, ये 4 ऑप्शन दिए गए। चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती। जी हाँ, तो भारत केसरी की उपाधि कुश्ती में दी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टेगर कितनी दूरी पर होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 14.71 मीटर पर। तो और भी इस पर विस्तृत थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से भी कई तरीके से प्रश्न बनते हैं तो इसको देख लेना ज़रूरी है। देखिए, जो 400 मीटर के मानक धावन पथ में कुल 8 स्ट्रेगर्स दिए जाते हैं। तो 400 मीटर के मानक धावन पथ में कुल कितने स्ट्रेगर दिए जाते हैं, 8, जिसमें प्रत्येक लेन की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। और 200 मीटर की दौड़ में धावक को आधा स्ट्रेगर दिया जाता है। अब देखिए, 400 मीटर दौड़ के लिए स्ट्रेगर कैसे कैसे देना है। देखिए, जो पहली लेन होगी 0.0 मीटर और जो दूसरी लेन होगी वो 7.038 मीटर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो और नेक्स्ट पॉइंट और बात करें, तीसरी लेन की जो स्ट्रेगर्स होती है वो 14.704 मीटर और चौथी लेन में 22.37 मीटर और पाँचवीं लेन में 30.034 मीटर और छठी लेन में 37.700 मीटर
और 7वीं लेन में 45.366 मीटर और 8वीं लेन में 53.032 मीटर। जब धावक 400 मीटर के पथ पर दौड़ते हैं तब बाहरी पथ में दौड़ने वाले धावक अंदर के पथ में दौड़ने वाले धावकों से आगे शुरू करते हैं। धावक जिस बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं उसे ही स्ट्रेगर कहते हैं। 200 मीटर की दौड़ में धावक को दिए जाने वाले स्ट्रेगर ऊपर दिए गए स्ट्रेगर के आधे होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जी हाँ, 400 मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्ट्रेगर होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7.04 मीटर। 400 मीटर दौड़ के लिए जो दूसरी लेन का स्ट्रेगर होगा वो 7.4 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। जी हाँ, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आधा स्ट्रेगर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर होगा 1.22 मीटर, यानी 13 का सी ऑप्शन सही है। इसमें अभ्यास करते रहिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 14, 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्ट्रेगर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 22.38 मीटर। 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्ट्रेगर 22.38 मीटर की दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जी हाँ, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो एक ट्रैक में एक लेन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.22 मीटर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है? 8 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर या फिर 13 मीटर। ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 मीटर। पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी 13 मीटर होती है। और भी इससे संबंधित कुछ विस्तृत जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के अंतर्राष्ट्रीय मानक IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा तय किए जाते हैं और इसी संस्था द्वारा पुरुष त्रिकूद यानी ट्रिपल जंप के लिए टेक ऑफ बोर्ड से अखाड़े की दूरी 13 मीटर तय की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जी हाँ, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों को आप पढ़ लीजिए। उसका सही उत्तर हो जाएगा अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, तो इसका निर्णय क्या होगा? तो चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसका निर्णय दीजिए आप। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए अगर टाई हो जाता है तो दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, तो इस पर क्या होगा कि दोनों को एक कूद का मौका और दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जी हाँ, लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र होगा, क्या परिक्षेत्र होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 × 2.75 मीटर। लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र क्या होगा? 9 × 2.75 मीटर, यानी 20 का सी ऑप्शन सही है इसमें। और भी इस पर विस्तृत थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जी हाँ, लंबी कूद में गिरने का जो परिक्षेत्र या लैंडिंग क्षेत्र होता है 9 मीटर गुणे 2.75 मीटर से 3 मीटर होता है। दौड़ क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर तथा लंबाई 40 मीटर होती है। कूदने के लिए पैर उठाने का संकेतक बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र के किनारे से 1 मीटर होता है और जो टेक ऑफ बोर्ड
टेक ऑफ बोर्ड 198 से 202 मिलीमीटर चौड़ा और 1.22 मीटर लंबा तथा 98 मिलीमीटर से 102 मिलीमीटर तक गहरा होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 400 मीटर। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा विस्तृत जानकारी। जी हाँ, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप 400 मीटर होती है, लेकिन 200 मीटर 800 मीटर का भी ट्रैक बनता है और होता भी है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, इनमें से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर बताना है आपको। लंबी कूद। जी हाँ, 22 का बी ऑप्शन सही होगा। कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? लंबी कूद। इसके अलावा और भी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी कर लें, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए, लंबी कूद, ऊंची कूद, तिरकूद तथा बांस कूद सभी कूद वाली प्रतियोगिता अर्थात जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और वहीं बात करें कुछ और भी महत्वपूर्ण, क्रॉस बार का वजन 2 किलोग्राम होता है और जो कि पिट की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर होती है। पिट की चौड़ाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। और पिट की ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। जी हाँ, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है, कितनी होनी चाहिए हाई जंप के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 × 3 मीटर। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया कितनी होनी चाहिए? 5 × 3 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAAF के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में लैंडिंग एरिया 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा होना चाहिए। अन्य प्रतियोगिताओं में यह 5 मीटर × 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जी हाँ, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 × 3 मीटर। 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि डी प्रतिक्रिया समय पहला होगा। उसके बाद सी वाला क्या होगा? डी वाला क्या होगा? प्रेरक यानी स्टिमुलस। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा सी वाला प्रतिक्रिया समय। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर होगा बी यानी गतिवर्धन चरण। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में होगा क्या? अनुरक्षण चरण। और भी थोड़ी विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक का अनुक्रम क्या है? देखिए, प्रेरक यानी स्टिमुलस। दूसरा क्या है? प्रतिक्रिया समय यानी कि रिकेशन टाइम। और गतिवर्धन चरण में क्या होगा? एसिलरेशन फेज। और अनुरक्षण चरण में क्या होगा? मेंटेनेंस फेज। तो ये है 100 मीटर दौड़ने के दौरान आरंभ से अंत तक अनुक्रम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। जी हाँ, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 10। और भी विस्तृत जानकारी करें, यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जी हाँ, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या 10 होती है। इसमें पहली बाधा स्टार्ट लाइन से 13.72 मीटर यानी 45 फीट या फिर शेष 9 बाधाएं 9.14 मीटर 30 फीट के अंतर पर रखी जाती है। समापन रेखा से अंतिम हर्डल की दूरी 14.20 मीटर होती है। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 0.84 मीटर, जबकि 400 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई 0.762 मीटर होती है। और 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई 1.067 मीटर तथा 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ की ऊंचाई 0.914 मीटर होती है। तो यहाँ से बहुत से प्रश्न बन रहे हैं, इसको आप जरूर याद करिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जी हाँ, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया, चारों के हिसाब से क्या होगा उत्तर यहाँ पर? 10।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, जी हाँ, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो अगर आपने विस्तृत पढ़ा है तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का सी ऑप्शन सही होगा, 0.762 मीटर। यानी 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? 0.762 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, 1.067 मीटर। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कम से कम 1.067 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1.067 मीटर। पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई 1.067 मीटर होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 110 मीटर हर्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी होती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के हिसाब से उत्तर क्या होगा? 13.73 मीटर। 110 मीटर हर्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी होती है 13.73 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 1.067 मीटर। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए, जितना अभ्यास करेंगे उतने कम गलती आपसे होगी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 110 मीटर दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। जी हाँ, क्षमा करें, 34, क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के हिसाब से, इसमें ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा 0.840 मीटर। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई 0.840 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 35, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 0.84 मीटर, यानी 35 का डी ऑप्शन सही है। महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई 0.84 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 36, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 0.84 मीटर, 840 मीटर। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 37, महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला है, कौन है? अनुराधा विश्वाल। ये उत्तर सही है। और इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां कर लेते हैं। अनुराधा विश्वाल भारतीय एथलीट हैं जो 100 मीटर बाधा दौड़ में निपुण हैं, और 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13.38 सेकेंड इन्हीं के नाम है। इन्होंने 2006 के सैफ खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? कितनी दूरी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 मीटर। 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी 40 मीटर होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। जी हाँ, 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्धव्यास दौड़ व्यास 36.81 मीटर है तो एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शंस में सही उत्तर चुन के आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 84.31 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की।
कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर किस राज्य की हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर सुन करके आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। उससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश राज्य की एथलेटिक खिलाड़ी हैं और वह ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। डिक फॉसबरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप तकनीकी का नाम रखा गया है, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका के ये खिलाड़ी थे। और बात करें थोड़ी विस्तृत जानकारी इसके बारे में कर लीजिए। डिक फॉसबरी अमेरिका यूएसए के एथलीट हैं जिन्होंने ऊंची कूद में फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इस तकनीक में खिलाड़ी पीठ की तरफ से ऊंची कूद कूदता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी प्रश्न। फॉसबरी फ्लॉप शब्द किस एथलेटिक्स स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊंची कूद। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी वो किस देश के हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा यूएस ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट का तकनीक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा ऊंची कूद। फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल ऊंची कूद इवेंट का एक तकनीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। जी हाँ, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक। और भी थोड़ी विस्तृत जानकारी के लिए, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग वर्ष 1968 मैक्सिको ओलंपिक में किया गया था। इसे टॉर्टन ट्रैक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। जी हाँ, लगातार फटाफट अभ्यास करते चलिए। डेकाथलॉन एथलेटिक्स में स्पर्धाओं की संयुक्त स्पर्धा है, यानी इसमें कितने ट्रैक और कितने फील्ड होते हैं? तो 46 का बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 ट्रैक और 6 फील्ड। डेकाथलॉन एथलेटिक्स में 4 ट्रैक और 6 फील्ड स्पर्धाओं की संयुक्त स्पर्धा है। और भी विस्तृत जानकारी यहाँ से कर लेते हैं। डेकाथलॉन में कुल 10 इवेंट्स होते हैं जिसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड होते हैं। और भी बात किया जाए जो यहाँ से देखिए, ट्रैक इवेंट्स में क्या क्या है? 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ और 110 मीटर हर्डल्स और 1500 मीटर दौड़, ये ट्रैक इवेंट्स में शामिल हैं। जबकि फील्ड इवेंट्स में लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, डिस्कस थ्रो, बांस कूद और भाला फेंक ये फील्ड इवेंट्स में शामिल हैं। वहीं बात करें डेकाथलॉन में पहले दिन के इवेंट्स में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद और 400 मीटर दौड़ होती है डेकाथलॉन के पहले दिन। दूसरे दिन के इवेंट्स में 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, बांस कूद, भाला फेंक और 1500 मीटर दौड़ होते हैं। डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा 1500 मीटर की दौड़ है। और बात करें, जी हाँ, हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं हेप्टाथलॉन में? 7। और इसके अंतर्गत 100 मीटर हर्डल्स, लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, 200 मीटर भाला फेंक एवं 800 मीटर दौड़ ये हेप्टाथलॉन में शामिल है। वर्ष 2018 में संपन्न 18वें एशियाई खेलों में स्वप्ना वर्मन ने भारत के लिए हेप्टाथलॉन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। डेकाथलॉन में होते हैं 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ट्रैक और 6 फील्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। जी हाँ, निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा इवेंट्स है जो डेकाथलॉन के अंतर्गत नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 800 मीटर दौड़, ये डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। जी हाँ, डेकाथलॉन के खेल में अंतिम स्पर्धा हमेशा
4 ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर क्या होगा? 1500 मीटर की दौड़। डेकाथलॉन के खेल के अंतिम स्पर्धा में हमेशा 1500 मीटर की दौड़ होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। जी हाँ, सुन लीजिए, सुनने से ही याद हो जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाली पुरुष डेकाथलॉन प्रतियोगिता में एथलेटिक्स की कौन सी स्पर्धा पहले दिन आयोजित की जाती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा गोला फेंक। जी हाँ, पढ़ते भी रहिए, अभ्यास भी करते रहिए और याद भी करते रहिए। अब इन प्रश्नों को छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो कौन सा प्रश्न आप पढ़ेंगे? जी हाँ, अच्छे से याद करें। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 10 प्रतियोगिताएं होती हैं डेकाथलॉन में। बिल्कुल रट लीजिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 7 इवेंट्स होते हैं, यानी 52 का सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, जी हाँ, हॉप स्टेप जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिरकूद। हॉप स्टेप एवं जंप इवेंट तिरकूद के नाम से जाना जाता है। और भी विस्तृत थोड़ी जानकारी कर लें इसके बारे में। देखिए, तिरपद कूद में अभिगमन पथ 30 से 40 मीटर के मध्य होता है। इसमें निम्न कौशल होते हैं: उछाल लेना, यानी हॉप की अवस्था में शरीर को आगे की ओर नहीं झुकाना चाहिए। तो ये इसकी कौशलता है, ये इसकी स्किल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। उससे पहले कुछ और मेन पॉइंट्स। जी हाँ, कदम लेना, टू टेक स्टेप, उसके बाद में लंबी कूद लगाना, लॉन्ग जंप, उसके बाद में अवतरण यानी कि लैंडिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। जी हाँ, स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जी हाँ, स्टीपल चेस में जल जंपों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का सही उत्तर होगा 7। स्टीपल चेस में जल जंपों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और भी कुछ विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टीपल चेस दौड़ 3000 मीटर की होती है और यह लंबी दूरी की दौड़ है। इसमें 28 बाधा कूद यानी हर्डल जंप और 7 पानी कूद या जल जंप यानी वाटर जंप होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। जी हाँ, स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 3000 मीटर। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।